बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सच्ची कहानियों में खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज फिर आपके लिए किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। चलें अपनी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम खुशबख्त है। मेरा रंग रूप ऐसा था कि घर की चार दीवारी में भी सूरज की किरणों से रंग मैला होता था। खुदा का शुक्र कि मुझ पर कभी किसी गैर की मैली नज़र न पड़ी थी। जिन दिनों मैट्रिक में थी, हम शहर में रहा करते थे। बुर्का नहीं ओढ़ती थी, सफ़ेद गाउन नुमा कोट पहनकर स्कूल जाया करती थी। हमारे घर का माहौल तंग नहीं था। सहेलियां घर आती और मैं भी कभी कभार इनके घर चली जाया करती थी। ज़्यादा आज़ादी न थी, लेकिन सख्त पाबंदी और रोक टोक भी न थी। अलबत्ता लड़कियां अकेले बाजार नहीं जा सकती थी। वालिद मेरे स्कूल टीचर थे और वालदा अपने घर में मोहल्ले की बच्चियों को कुरान पाक की तालीम दिया करती थी। चूँकि हमारा शहर बड़ा न था, लिहाजा गर्ल्स कॉलेज भी न था। लिहाजा मैट्रिक के बाद मैं घर बैठ गई। पहली बार जिंदगी में घुटन महसूस हुई। चाहती थी कि आगे पढ़ नहीं सकती। अब्बा की मिन्नत समाजत करके आखिर मैंने प्राइवेट FA कर लिया। चाहती थी कि मैं आगे पढ़ सकूं, लेकिन ना पढ़ सकी। तो सोचा क्यों ना टीचर की जॉब ही कर लूं। लेकिन इस मामूली मुलाजमत के लिए भी किसी बड़ी सिफारिश की ज़रूरत थी। वालिद साहब से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो इन्होंने चौधरी साहब से बात की। वो हमारे इलाके के बड़े ज़मींदार थे और इनकी हैसियत एक सरदार जैसी थी। बिलाशुबा इनका अमले दखल सियासत में था और यहाँ किसी मुलाजमत के लिए इनके चरण छूने पड़ते थे। वालिद साहब ने कुछ अरसा इनके छोटे भाई को ट्यूशन पढ़ाई थी। इसी वजह से चौधरी साहब इनकी बहुत इज्जत करते थे। अब्बा को पूरा यकीन था कि वो महकमा तालीम को अप्रोच करेंगे और मुझे मुलाजमत मिल जाएगी। मुझे याद है जब पहली बार मैं वालिद साहब के साथ दरख्वास्त देने के लिए चौधरी साहब के घर गई तो मैंने चादर से चेहरे को लपेटा हुआ था। सिर्फ बड़ी बड़ी रोशन आंखें खुली थी और मैं इनके बड़े से महल नुमा घर को हैरत से देख रही थी। इनका घर किला नुमा था, बेहद खूबसूरत। जनाना हिस्से के अंदर बांदियों की एक फौज थी जो रोबोट की तरह इधर उधर चल रही थी, लेकिन इनके घर में कोई औरत मुझे नजर न आई। एक उम्र रसीदा बांदी ने दीवान में लाकर बिठा दिया। थोड़ी देर बाद चौधरी साहब अंदर आए। इनकी हसीन सूरत पर रोब और दबदबा देखकर मैं हैरान रह गई। वो कोई बूढ़े या उम्र रसीदा शख्स न थे, सेहतमंद और जवान साल आदमी थे जिनके चेहरे से खून की सुर्खी गुलाब की मानद झलक रही थी। वो बहुत खुश लिबास और मुहज़्ज़ब थे। हॉल कमरे में इनके दाखिल होते ही नहायत लतीफ़ खुशबू का झोंका सा अंदर आया और सारा हॉल महक उठा। ये एक ऐसा रोमानवी माहौल था जिसने मुझे पहली सांस में ही उनका दीवाना बना दिया। मैंने चादर को चेहरे से नहीं सरकाया। मैं हैरत भरी आंखों से इस शहजादे नुमा आदमी को देखती रही जिनको यहाँ सब लोग चौधरी साहब कहते थे। इन्होंने सिर्फ एक बार गहरी निगाह मुझ पर डाली और वालिद साहब से मेरी नौकरी की दरख्वास्त ले ली। मैंने चेहरा अपना छुपाया हुआ था। दरख्वास्त लेने के बाद इन्होंने कहा, मास्टर साहब बेफिक्र रहें, आपकी बच्ची को मुलाजमत मिल जाएगी। वो 2 मिनट बमुश्किल बैठे और फिर चले गए, लेकिन इतने थोड़े वक्त के बावजूद इनका मुलाजिम चाय की ट्रे लेकर आ गया था। इसने ये पुरतकल्लुफ़ ट्रे हमारे आगे रख दी जिसमें चाय के अलावा केक, बिस्किट और कई तरह की हल्की फुल्की खाने की चीज़ें थीं। हमने सिर्फ चाय पी। फिर अब्बू ने मुलाजिम से कहा कि हम जाना चाहते हैं। इसने हमें गेट तक पहुंचाया। फिर ड्राइवर से कहा कि इन मेहमानों को घर तक पहुंचाओ। जाते हुए गालबन चौधरी साहब हमारे लिए गाड़ी भी मुख्तस करके गए थे। शायद ये भी इनकी मेहमान नवाजी का एक हिस्सा था। उस दिन मैं चौधरी साहब से इतनी मुतासिर हुई कि मैं बयान नहीं कर सकती। सबसे बड़ी खुशी इस बात की थी कि इन्होंने मेरी मुलाजमत का अंधिया दे दिया था। 2 हफ्ते गुजरे कि वालिद साहब ने बताया, चौधरी साहब ने बुलाया है, तुम्हारी नौकरी के ऑर्डर हो गए हैं। इनके घर के पास जो गर्ल्स स्कूल है, चौधरी साहब ने अपनी ज़मीन सरकार को दे दी है अतिया के तौर पर। इसमें लेडी टीचर की जगह खाली थी, वहाँ तुम्हारी तैनाती इन्होंने करा दी है। इतनी जल्दी मुराद बर आने की खुशखबरी सुनकर मैं फूली न समा रही थी। चौधरी साहब की जादू भरी शख्सियत के जौहर अब खुले थे। इलाके के लोग यूं ही इनके गुण नहीं गाते थे। बहरहाल किस्मत खुलते ही मैं स्कूल में पढ़ाने चली गई।
ہمارے شہر سے یہ اسکول 30 کلومیٹر دور تھا۔ ایک مخصوص ویگن استانیوں کو شہر سے لاتی اور چھٹی کے وقت واپس لے جاتی تھی۔ یہ سواری ہر ٹیچر کو اس کے گھر سے پک کرتی تھی۔ میں بھی اسی میں آنے جانے لگی۔ اسکول کی ویگن چودھری صاحب کی ملکیت تھی۔ والد صاحب ایک چھوٹے سے شہر کے شریف استاد سفید پوش شخص تھے جن کی سبھی عزت کرتے تھے۔ میں گاؤں کے اسکول پڑھانے جانے لگی تو کسی نے اعتراض نہ کیا۔ ایک روز چھٹی کے بعد جب میں اور دیگر ٹیچرز ویگن میں سوار ہونے لگی تو میرے چہرے سے پردہ سرک گیا۔ اتفاق کہ اس وقت چودھری صاحب اپنی زمینوں کی پڑتال کے بعد گھر واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے میرے چہرے کی ایک جھلک دیکھ لی۔ اگلے روز ہمارے غریب خانے تشریف لے آئے اور والد صاحب سے میرے رشتے کی درخواست کی۔ ابا بڑے حیران ہوئے۔ وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ علاقے کی بااثر ہستی ایک روز سوالی بن کر ان کے در پر آ جائے گی۔ انہوں نے والدہ سے مشورہ کیا اور پھر میری قسمت کھل جانے کی یقین سے ہاں کہہ دی۔ جب چودھری صاحب کی میں دلہن بنی تو سہیلیاں میری قسمت پر رشک کرنے لگی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اب ملائکہ ہماری مالکن ہوگی۔ مجھے چودھری صاحب سر سے پاؤں تک سونے میں پیلا کر کے لے کے گئے۔ ان کی حویلی میں پیش قیمت فرنیچر کے ساتھ نوکروں کی ایک بڑی فوج اور کئی قیمتی گاڑیاں بھی تھی۔ جب میں شہر سے گاؤں گئی تو چودھری صاحب کی دلہن دیکھنے ساری بستی کی عورتیں جمع ہو گئی۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی اور میرے حسن کی تعریف کر رہی تھی۔ چودھری صاحب کی عمر رسیدہ بہن جو غیر شادی شدہ تھی ان سب کی مہمان نوازی خوش دلی سے کر رہی تھی۔ شہر اور گاؤں کی زندگی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ یہاں عورت کا اپنی مرضی سے گھر کے باہر قدم رکھنا ناممکن تھا۔ کسی سے ملنا جلنا یا کہیں آنا جانا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ بستی کی عورتیں ہمارے گھر آ سکتی تھی لیکن ہم ان کے گھروں میں نہیں جا سکتے تھے۔ عورت گھر سے باہر نہیں جھانک سکتی تھی۔ جھانکنا تو دور، سردار کے گھر کی عورتوں کی آواز بھی کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ ہر بات پر ہی پابندی تھی۔ اس گھٹن زدہ ماحول میں بہت جلد میرا جی گھبرانے لگا۔ تبھی چودھری صاحب نے میری دلجوئی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ باندیاں نوکرانیاں ہر دم میرے حکم کی منتظر رہتی۔ رفتہ رفتہ شوہر کی محبت میرے دل میں گھر بنانے لگی اور میں نے ان کی حویلی کو ایک خوبصورت جنت بنا لیا۔ اس جنت میں میری حکمرانی تھی۔ میں اس کی ملکہ تھی اور چودھری صاحب میرے بادشاہ تھے۔ ان کی والہانہ محبت نے میرے سوئے ہوئے معصوم جذبوں کو محبت کی چاشنی سے آشنا کیا تھا۔ میں پوری طرح ان کی گرویدہ ہو چکی تھی۔ میں ان کے بنا اور وہ میرے بغیر جینے کا تصور بھی نہ کر سکتے تھے۔ چودھری صاحب نے مجھے ساری خوبصورت جگہوں کی سیر کرائی۔ مری اور شمالی علاقہ جات بھی لے کے گئے۔ میری ہر خوشی کا خیال رکھتے تھے لیکن پابندی کی زنجیریں گاؤں کی حدود میں بے حد سخت تھی۔ یہاں تک کہ گھر پر شہر سے کوئی سہیلی بھی مجھ سے ملنے نہیں آ سکتی تھی۔ اجنبیوں کی طرح میکے والے ڈرے ڈرے رہتے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے آتے اور جب بھی میں کہتی امی ابو سے ملنا ہے تو 6 ماہ بعد چودھری صاحب گاڑی پر پردے لگوا کر خود ڈرائیور کو لے کر جاتے۔ ہم امی کے گھر 2-3 گھنٹوں سے زیادہ نہ بیٹھتے اور واپس آ جاتے۔ چھوٹی بہن کی شادی پر بھی مجھے والدین کے گھر ایک دن رہنے کی بھی اجازت نہ ملی۔ لگتا تھا کہ جیسے میں کوئی قیدی ہوں جس کے فرار ہو جانے کا ان کو ڈر ہے۔ اب میں زندگی اور زندہ لوگوں سے ہی کٹ کر رہ گئی تھی، لیکن یہ پابندیاں اس وجہ سے قبول کی کہ چودھری صاحب مجھ کو اپنی محبت کا یقین دلاتے تھے اور میں ان سے بے حد محبت کرنے لگی تھی۔ اگر یہ احساس ہم دونوں کے درمیان نہ ہوتا تو شاید میں 2 دن بھی اس قید خانے میں بسر نہ کر سکتی۔ شادی کے 2 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے اور ایک بیٹی سے نوازا تو میں ان کی پرورش میں گم ہو گئی۔ جب میری دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو اس کے بعد چودھری صاحب کچھ بیگانہ سے ہو گئے اور اپنا سادہ وقت باہر گزارنے لگے۔ میں نے محسوس کیا مگر میں چپ رہی کہ بچے چھوٹے تھے اور میں ان میں الجھی ہوئی تھی۔ رفتہ رفتہ یہ عالم ہوا کہ مجھے ایک شریک زندگی کا احساس ہی ختم ہو گیا اور مالک اور باندی کا سا رشتہ ہم دونوں کے درمیان باقی رہ گیا۔ اب وہ اس قدر مجھ سے لا تعلق ہو گئے کہ میں کسی بات میں بول بھی نہ سکتی تھی۔ وہ خود مختار تھے جبکہ میں مجبور تھی۔ جب کسی طرح ان کی ذات کی یہ گتھی مجھ سے نہ سلجھ سکی تو ایک پرانے نوکر سے منت سماجت کی۔ تب اس نے میرے بچوں پر ترس کھا کر بتا دیا کہ ملک صاحب شہر کی ایک نوعمر لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گئے ہیں۔ اس کو لے کر بڑے شہروں میں جاتے ہیں اور شاپنگ وغیرہ کراتے ہیں۔
कोई बात दिल को लग जाए तो फिर चैन कब आता है। एक रोज़ चौधरी साहब से मैंने पूछ ही लिया, सुना है आप दूसरी शादी कर रहे हैं। दलेरी से जवाब दिया, तुम अपनी जगह हो, सलीके से बच्ची संभालती रहो, मेरे मामलात में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं। मर्द घर से बाहर हज़ार खेल खेलते हैं, औरत की क्या मजाल जो मर्द की बाहर की ज़िंदगी में दखल दे। तुम्हें मेरी बीवी बनकर रहना है तो आज के बाद इस बात को ज़ुबान पर मत लाना। ये कहकर जब वो गए तो 4 दिन तक वो घर ना लौटे। अब सितम ये कि वो दूसरी शादी का सामान कर रहे थे और मैं कुछ कह भी ना सकती थी। चुपके चुपके रोने से काम था। कब तक घुट घुट कर मैं रोती। एक रोज़ हिम्मत करके कह ही दिया, चौधरी साहब अगर मैं आपके दिल से उतर गई हूँ तो मुझे मेरे वालिद साहब के घर पहुँचा दें, फिर बेशक आप दूसरी शादी कर लें, शिकवा ना होगा। इन्होंने तहम्मुल से मेरी बात सुन ली मगर कोई जवाब ना दिया। फिर चंद दिन बाद बोले, मलाइका तुम आजकल बहुत ज़्यादा उदास रहती हो, चलो तुमको घुमा फिरा कर लाता हूँ, गाड़ी पर शहर का चक्कर लगा कर आते हैं। काफ़ी दिन बाद घर से बाहर ले जाने का कहा तो मैं खुश हो गई। सोचा इस घुटन से थोड़ी देर के लिए तो निजात मिल जाएगी। मैंने जल्दी जल्दी बच्चों को नहला धुला कर तैयार किया, फिर ख़ुद भी तैयार हो गई और हम लोग शहर आ गए। जब मेरे वालिदैन का घर करीब आया तो कहने लगे, क्या अम्मी अब्बू से मिलोगी, बहुत दिन से मैके नहीं आई। गाड़ी इनके दरवाजे पर रोक कर बोले, मलाइका तुम जाकर अपने घर वालों से मिल लो, तब तक मैं बच्चों को पार्क की सैर करा कर लाता हूँ। मैं इनकी चाल को बिल्कुल भी ना समझी। अम्मी से मिलने की खुशी में जल्दी से कार से उतरकर मैं घर के अंदर चली गई। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो गई। चौधरी साहब मुझे वापस लेने नहीं आए। मेरा सबसे बड़ा बेटा 5 बरस का था और दोनों बेटियां इससे छोटी थी। मैं बच्चों की याद में तड़पने लगी। रो रो कर मैंने बुरा हाल कर लिया। जो जो वक्त गुजरता जाता था हालत खैर होती जाती थी। अम्मी अब्बू दिलासा देते कि बच्चे छोटे हैं, वो कहाँ जाएगा, आखिर किसी दिन खुद आकर तुम्हें ज़रूर ले जाएगा, सब्र करो। सब्र कैसे करती, कोई माँ बच्चों से दूर होने पर कहाँ तक सब्र कर सकती है। बिलाखिर अब्बा गांव गए। मालूम हुआ कि मलिक साहब की दूसरी शादी 2 रोज़ बाद है। वालिद साहब समझ गए कि मलाइका को किस लिए घर से निकाला, ताकि इसके रोने धोने से इनके रंग में भंग न बढ़ जाए। वालिद साहब ने मुझे अंधेरे में रखना मुनासिब ख्याल न किया और बता दिया कि चौधरी साहब दूसरी शादी रचा रहे हैं, तुम्हारे बच्चे इसकी बहन के पास हैं, नई शादी की रंगरलियाँ मना लेगा, फिर आकर तुम्हारी खबर लेगा, खामोश रहोगी तो साथ ले जाएगा, एहतजाज किया तो फिर इसकी मर्जी जो फैसला करे। मैंने दिल में ठान ली कि खामोश न रहूँगी, एहतजाज ज़रूर करूँगी, क्योंकि इस घुटन ज़दा पाबंद ज़िंदगी को इसकी मोहब्बत की खातिर ही तो मैंने कबूल किया था। जब मोहब्बत का वो रिश्ता ही बाकी न रहा तो फिर वहाँ रहना या जिंदा कब्र में दफन हो जाना एक सा था। 3 माह सख्त अजियत में गुजरे। एक रोज़ चौधरी साहब तशरीफ़ ले आए, लेकिन बच्चे साथ न थे। बच्चे क्यों नहीं लाए, मैंने बेताबी से सवाल किया। तुम चल रही हो बच्चों के पास, तुमको लेने आया हूँ। मेरे दूसरे घर में आपा के साथ रहना होगा तुम्हें। क्यों, क्या आपकी हवेली में मेरी सोतन का सामान सच गया है? हाँ, समझ लो ऐसा ही है। ये खुली तौहीन थी। एक बावफा ताबेदार बीवी और इसके 3 बच्चों की मैं माँ थी। मैंने साफ कह दिया, जो मेरा घर है मैं इसी में रहूँगी जहाँ पहले रहती थी, और बच्चे भी मेरे साथ रहेंगे। वरना क्या? चौधरी साहब ने सुकून से सवाल किया। वरना मैं आपके साथ ना जाऊँगी, बस मेरे बच्चे यहाँ पहुँचा दीजिए। एक बार और सोच लो, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। ऐसा ना हो अपनी ज़िद की वजह से हम सब से तुम दूर हो जाओ। दूर तो मैं हो चुकी हूँ, अब कितनी दूरी और बाकी रह गई। ठीक है। इन्होंने कोई मिन्नत ना की, समझाने को एक लफ्ज़ भी ना कहा। वो चले गए और दोबारा नहीं आए। फिर मैं बच्चों के लिए तड़पने लगी, मगर उधर से मौत के सन्नाटे जैसी खामोशी थी। जब किसी सूरत चैन न मिला तो वालिद साहब ने मेरे मामू से मशवरा किया, जो शहर में रहते थे और एक वकील थे। इन्होंने कहा कि बच्चों के लिए कोर्ट में अपील करते हैं, ताकि वो बच्चों की माँ से दूर न रखे। इतने छोटे बच्चे कानूनन माँ से दूर नहीं रखे जा सकते। अब्बा मामू के कहने में आ गए और कोर्ट से बच्चों की खातिर रुजू कर लिया। पहले समन ही चौधरी साहब को मिले थे कि इन्होंने तलाक मुझे भिजवा दी। यूँ जल्दबाजी की वजह से आस के सारे बंधन टूट चुके थे। अब मैं हाथ मलती थी कि काश ये कदम ना उठाती तो चौधरी साहब किसी दिन ज़रूर मुझे ले जाते। जब नई शादी का सरूर सर से उतरता तो मेरी अहमियत का एहसास जाग उठता।
फिर मेरी अहमियत तो यकीनी थी कि मैं इनके 3 बच्चों की जो माँ थी। जल्दबाजी में मगर मैंने अपना भरम गंवा दिया था। जानती ना थी कि यहाँ कानून सिर्फ किताबों में पाया जाता है। आम जिंदगी में औरत कब आसानी से अपने हक की जंग जीत सकती है। जब मुझे बच्चों की जुदाई में रो रो कर दौरे पड़ने लगे तो मामू ने अदालत में बाकायदा चौधरी साहब पर बच्चों के हसूल की खातिर मेरी तरफ से केस दायर कर दिया। मुकदमा चल रहा था कि एक रोज़ रज़ाए इलाही से वालिद साहब को दिल का दौरा पड़ा और वो दुनिया से चल बसे। अब हमारी कफालत करने वाला भी कोई न रहा था और केस हारने की यही एक बड़ी बुनियाद बनी। मेरा बेटा अनस जो कि 6 बरस का हो गया था और मेरी उम्मीदों का मरकज़ था, इसकी भोली भाली सूरत मेरे लिए खुशियों का बाइस थी। कैसे इसे भुलाती। वो रोज़ रोज़े क़यामत था जब अदालत ने फ़ैसला दिया कि चौधरी साहब भी अपने बेटे अनस को रखने के हकदार हैं। फ़ैसले में ये वजह बयान की गई कि अनस की माँ की कफ़ालत करने वाला इसका बाप वफ़ात पा चुका है और इस घराने में दूसरा कोई फ़र्द कमाने वाला नहीं है। अनस की माँ तलाक याफ्ता है और वो मुलाजमत नहीं करती, जबकि बच्चों का बाप एक खुशहाल ज़मींदार और माशरे का बाइज़्ज़त शहरी है। वो अपने बेटे की कफ़ालत ना सिर्फ अच्छे तरीके से कर सकता है बल्कि इसको अपनी उम्दा हैसियत के मुताबिक आला तालीमी इदारों में भी पढ़ा सकता है। बाप के पास बेटे का मुस्तकबिल महफूज है। गरीब माँ बच्चियों के लिए भी गुर्बत के बाइस कफ़ालत नहीं कर सकती। अलबत्ता बच्चियाँ थोड़े अरसे के लिए माँ के पास रह सकती थी। इस दौरान बाप इनका खर्चा देने का पाबंद था। मैं अनस की जुदाई बर्दाश्त न कर सकती थी। मामू से कहा, जब तक अनस साथ ना होगा मैं बच्चियों को ना लूँगी। आप कुछ करें, मुझे अनस चाहिए। अभी फ़ैसले की सिर्फ कॉपी ही मिली थी और इस पर अमल दरामद होना बाकी था कि एक रोज़ चौधरी साहब की गाड़ी दरवाजे पर आ रुकी। वो गाड़ी में बैठे रहे जबकि उनकी खात्मा मेरी दोनों बच्चियां घर के अंदर लेकर आई और कहा, बीबी मलाइका, इनको आपके हवाले करने आई हूँ। और चौधरी साहब वो गाड़ी में बैठे हैं। और अनस, इस सवाल का खात्मा ने कोई जवाब न दिया। मैं रोने लगी और इसके कांधे हिलाकर बोली, बताओ वो कहाँ है, उसे क्यों नहीं लाए, जबकि अदालत के फैसले के मुताबिक वो मेरे बेटे को मिलवाने के पाबंद हैं। मुझे रोता देखकर खात्मा भी रोने लगी। इसने कहा, तुम्हारा बेटा अनस अब इस दुनिया में नहीं है। चौधरी साहब की बहन का उनसे जायदाद के बंटवारे पर झगड़ा हुआ था। बहन अपने हिस्से की जायदाद में से छोटे भाई को आधी विरासत लिखवाना चाहती थी, जबकि चौधरी साहब को ये बंटवारा पसंद न था। इसी झगड़े की वजह से वो बच्चों को फुप्पी के घर से ले आए और सुतेली माँ के सुपुर्द कर दिया, लेकिन इसने बच्चों का ख्याल न किया। अनस को बुखार था तो छोटी बीबी ने बुखार में इसे नहला दिया। बोली, नहलाने से बुखार उतर जाएगा, लेकिन बुखार ने क्या उतरना था, वो और तेज़ हो गया। सर्दी सख्त थी, इस मासूम को नमूनिया हो गया। ये कहकर वो रोने लगी। मैं बेहोश होकर गिर गई थी। मेरी तो दुनिया ही वीरान हो गई थी। अम्मी ने ही खात्मा को बाहर गाड़ी तक पहुंचाया। चौधरी साहब दोनों बेटियों को हमारे सुपुर्द करके चले गए थे। इसके बाद वो हमारे दरवाजे पर नहीं आए। अलबत्ता इनकी बहन आपी राशिदा एक माह में 2 बार बाकायदगी से आती थी इनसे मिलने के लिए। इन्हें मेरी बच्चियों से बेहद मोहब्बत थी। आपी की ज़ुबानी पता चला कि चौधरी साहब की दूसरी बीवी के तवार अच्छे नहीं थे। वो ख़ानदानी बीवी की मानद सब्र, शुक्र और तहम्मुल के औसाफ से खाली थी। मेरे बच्चों के साथ इसका रवैया बहुत बुरा था। इनका बिल्कुल भी ख्याल न रखती थी। चौधरी साहब इससे खफा रहने लगे और जब अनस की मौत हो गई तो उन्होंने इसी को जिम्मेदार ठहराया और दूसरी बीवी को तलाक दी थी। वो पछताते थे कि नाहक मलाइका को घर से निकाला और बच्चों को दर्द जुदाई में तड़पाया। मैं बदनसीब आज भी अपने खालिक से फरियाद करती थी कि मेरा क्या कसूर था। अपने मासूम लख्ते जिगर की आखिरी बार सूरत भी न मैं देख सकी। इस वाक़े के 1 साल बाद ही चौधरी साहब ने तीसरी शादी कर ली। ये औरत इनके अपने ख़ानदान में से थी और इनकी खालाजाद थी। लोग इसकी बेहद तारीफ़ करते थे। कहते थे, चौधरी साहब की तीसरी बीवी असल में वो औरत है जो इनके लिए बनी है। इस औरत के मुंह में तो ज़ुबान भी ना थी और इसका दिल सब्र, शुक्र और तहम्मुल की दौलत से माला माल है। खुदा ऐसी बीवी हर मोअज़्ज़ज़ आदमी को दे। बच्चियाँ 11 साल की उम्र तक मेरे पास रहीं। फिर चौधरी साहब इनको ले गए, क्योंकि वो कानूनन बस इतनी उम्र तक ही मेरे साथ रह सकती थी। मैंने भी एहतजाज न किया,
क्योंकि अम्मी समझाती थी बेटियां बाप के पास ही महफूज रहती हैं। ज़माना ख़राब है, जवान बच्चियों को पढ़ाना लिखाना और शादियां करना एक तलाक याफ्ता औरत के लिए बड़ा मसला होता है। हमारे घर पर किसी मर्द का साइबान भी ना था, तो अच्छे घरानों में इनकी शादियां कैसे होंगी? इनको माँ से मोहब्बत होगी तो शादी के बाद ये ज़रूर तुमसे राब्ता रखेंगी, मिलने आएंगी। माँ ने ठीक कहा था। चौधरी साहब ने घर पर इनकी पढ़ाई का इंतज़ाम कराया और मैट्रिक प्राइवेट तौर पर कराने के बाद अपने हम पला रिश्तेदार ज़मींदार घरानों में इनकी शादियां कर दी। वो आज अपने घरों में खुश हैं, बाल बच्चों वाली हैं। माशरे में मोअज़्ज़िज़ शोहरों के बाइस इनका दर्जा बुलंद और अहम मुकाम है। मुझसे मिलने आती हैं और अक्सर साथ भी लेकर जाती हैं। बच्चियों के बाप के पास चले जाने के बाद मामू मुझे और अम्मी को अपने घर ले गए थे। इन्होंने मेरी दूसरी शादी के कई जतन किए, लेकिन मैंने इनकार कर दिया, क्योंकि दूसरी शादी करके अपनी बेटियों को नहीं खोना चाहती थी। अगर मैं दूसरी शादी कर लेती तो यकीनन मेरी बेटियां मुझसे राब्ते ख़त्म कर देती। वो मुझसे मिलने को तरसती। इनके शोहर इन्हें मुझसे मिलाने को ना लाते और ना ही मुझे अपने घर आने की इजाज़त देते। मैंने बेटियों से ताल्लुक़ कायम रखने की खातिर ये कुर्बानी दी थी और मुझे इस कुर्बानी पर कोई दुख नहीं। अम्मी की वफ़ात के बाद मेरी बच्चियों ने मुझे तन्हा नहीं छोड़ा, वो मुझे अपने घर ले आई हैं। मेरी ये दोनों बेटियां अपने चचा की बहुएं हैं। दोनों की शादी एक ही घर में हुई है, यानी आपस में ये जेठानी देवरानी के रिश्ते में बंधी हुई हैं। इनके ससुर यानी कि मेरे साबका देवर मेरी बहुत इज्जत करते थे। उनकी बीवी वफात पा चुकी थी। मुझे अपनी बेटियों के पास आए हुए कुछ दिन ही गुजरे थे कि मेरे देवर ने मुझसे शादी करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। मैंने फ़ौरन इनकार कर दिया और कहा, इस उम्र में मैं अपनी बच्चियों को ये गम नहीं दे सकती, मैं कभी भी आपसे शादी ना करूँगी। लेकिन फिर मेरी बच्चियों और मेरे दामादों ने मुझे समझाया और कहने लगी, अम्मी जान आप कब तक अकेली ज़िंदगी बसर करेंगी? ज़िंदगी गुजारने के लिए अच्छे जीवन साथी की अशद ज़रूरत होती है। खुदारा कलीम अंकल का रिश्ता मंजूर कर लीजिए, हमें इसका कोई दुख ना होगा, बल्कि हम बेहद खुश होंगे। आखिरकार बच्चियों के इसरार पर मैंने चौधरी कलीम से निकाह सानी कर लिया। चौधरी कलीम एक बहुत अच्छे जीवन साथी साबित हुए। बड़े चौधरी की तरह कभी भी इन्होंने मुझ पर बेजा पाबंदी और रोक टोक न लगाई। आज मैं फिर सुहागन हूँ और अपनी बेटियों की माँ के अलावा मैं उनकी सास भी हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बच्चियाँ मेरी आंखों के सामने हैं। मैंने काफ़ी सब्र किया और रब ताला ने मुझे इस सब्र का बहुत मीठा फल दिया। बड़े चौधरी की हवेली इनके घर से कुछ ही दूरी पर है, मगर मैं कभी उधर नहीं जाती। बड़े चौधरी यानी कि मेरे साबका शोहर जब इधर आते हैं तो वो अपनी बेटियों और भाई से मिलकर चले जाते हैं। मैं तो मकान के पिछले हिस्से में चली जाती हूँ। मैं कभी भी उनके सामने ना आई, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि चौधरी कलीम के दिल में मेरे लिए कभी कोई शक पैदा हो। मुझे अपनी जन्नत बहुत प्यारी है और मैं अपनी जन्नत में बेहद खुश हूँ। उम्र के इस हिस्से में रब ताला ने मुझ पर खुशियों के दर दोबारा खोल दिए और मैं हर दम अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच्ची कहानियाँ सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलती रहे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।